अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम यूनिट नंबर 16 के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू चार्ज अ 200 एम्पियर आवर बैटरी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ करंट 25 एम्पियर। करंट आपको इतना दे दिया हुआ है और चार्ज आपको कितना दे दिया हुआ है 200 एम्पियर आवर। आपने बताना है कि इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, और वो हमने फाइंड आउट करना है। ये जो आपका बैटरी के साथ ये जो चार्ज ये आपका दिया हुआ जो है बैटरी का, ये जो एम्पियर आवर है, ये यूनिट है मेजरमेंट फॉर बैटरी कैपेसिटी की। ये रिप्रेजेंट करता है आपका कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी बैटरी में उसने कितनी स्टोर की हुई है या कितनी डिलीवर करता है। टाइम से पता चलता है हमें, ठीक है, जितना टाइम हो फिर उस हिसाब से पता चलता है। अब यहाँ पे हमने टाइम फाइंड आउट करना है, फिर हमें पता चलेगा ये कितना टाइम ले रहा है। तो इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने एग्जाम्पल 6.1 में लगाया था। ये वाला आपने रिलेशन उठाना है, 6.1 के नाम से है आपकी बुक में। 16.1 टॉपिक है आपका, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टाइम। अब यहाँ पे देखें, डेल्टा टी हमने फाइंड आउट करना है। हमें टाइम नहीं पता, चार्ज भी हमें पता है, करंट भी हमें पता है, तो इनको रिप्लेस करके इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। चलें जी, अब हमने ये जो है डेल्टा टी अपना फाइंड आउट करना है। पहले इसको इंटरचेंज करके लिख लेते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपनी जगह पर ही रहेगा, इन दोनों की जगह इंटरचेंज करनी है ना, क्योंकि हमें तो करंट पता है, ये डिवीजन में था इधर आ जाएगा और ये डिवीजन में चला जाएगा। अब सिंपल आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आपके पास क्या है 200 एम्पियर आवर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आपके पास क्या है 25 एम्पियर। ए से कट गया। अब देखें 25 कितने सा होता है 200, 8 सा होता है, तो डेल्टा टी आपका क्या आ गया 8 और साथ क्या आ गया आवर्स। ये आपका क्या था, एच क्या डोनेट कर रहा था आवर्स। अब आपका टाइम आ गया, इतने घंटे ले रहा है ये बैटरी को चार्ज करने में। तो आप कह सकते हो, फिर इंग्लिश लिख दो नीचे थोड़ी बहुत, कि देयरफॉर इट विल टेक 8 आवर्स टू चार्ज द बैटरी। यही आपका क्या है फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल नंबर 2, a 12 volts EMF source is connected to a purely resistive electrical appliance, a light bulb। इतनी वोल्टेज आपकी कनेक्ट है किससे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, और आपको उन्होंने करंट क्या दे दिया हुआ है कि इतना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, कितना 2 एम्पियर का करंट उधर से फ्लो कर रहा है, वहां से गुजर रहा है। आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। जितना आपके यहाँ पे वोल्टेज उसको हमने दी हुई है ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, अब आपने फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस कितनी आ रही है हमारे पास, हमने कैलकुलेट रेजिस्टेंस करनी है। तो जैसे आपने ये ओम्स लॉ से फार्मूला दिखते हुए एग्जांपल भी हमने ऐसी की है, तो सेम बस अभी वही काम चल रहा है, वही फार्मूलाज रख रहे हैं, बस वोल्टेज और करंट डिफरेंट है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर देते हैं। ये मैंने वहां से रिलेशन निकाल लिया है, पहले से ही लिख लिया है, क्योंकि हम ये काम बहुत दफा कर चुके हैं। तो आई होप अब दोबारा आपको गाइड करने की जरूरत इतनी नहीं है। आर फाइंड आउट करना था तो आर इधर आ गया, एंड वी बाय आई हो गया, यानी वोल्टेज ओवर करंट। अब देखिए रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है, तो आपको वोल्टेज कितनी दी हुई है 12 वोल्ट्स, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय करंट कितना दिया हुआ है आपको 2 एम्पियर। एम्पियर में पूरा नहीं लिख ली। अब ये देखें 2 6 12 होता है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपके पास ओम्स होता है, और 2 6 12 आपकी 6 ओम क्या आ गई, रेजिस्टेंस आ गई। अब आप कह सकते हो कि आपको जो रेजिस्टेंस चाहिए थी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 6 ओम आपकी क्या आ गई, रेजिस्टेंस आ गई, जो हमने फाइंड आउट करनी थी इस इतनी बड़ी स्टेटमेंट में। सिंपल हमने क्या निकालना था, रेजिस्टेंस निकालना था। स्टेटमेंट इतनी बड़ी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट्स बड़ी ही होंगी और बीच में पता है छोटी सी चीजें फाइंड आउट करनी होंगी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 16 है, यहाँ से आपका क्या बनना है, शॉर्ट बनना है। जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 17, वहां से आपका लॉन्ग बनेगा, वो आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर तो आप चैप्टर 11 कर रहे हैं तो वो अच्छे से करना है। चैप्टर 17 और 11 में आपके पास चॉइस होगी लॉन्ग के लिए, क्योंकि वो दोनों ही इंतहा के बड़े चैप्टर्स हैं और उनमें बहुत सारी चीजें पूछने वाली हैं एग्जामिनर के पास। तो इसलिए लॉन्ग के लिए चैप्टर्स वो जज करते हैं उसकी लेंथ की बेस पे। चैप्टर जितना बड़ा होगा आपका न्यूमेरिकल वहीं से बनेगा। क्लियर। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल नंबर 3, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, दो, ये जो आपके टू एंड्स की बात हो रही है ना, तो एक एंड यहाँ पे होगा कोई और एक एंड यहाँ पे होगा, तो वहां पे क्या हो रहा है आपको कंपोनेंट 1/4 डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे, टू इट्स इनिशियल वैल्यू।
तो यहाँ पे हमने देखिए इनिशियल को हमने V1 का नाम दे दिया और फाइनल को V2 का नाम दे दिया। ये पीडी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मैंने पूरा नहीं लिखा। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस V1, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इनिशियल करंट को मैंने I1 का नाम दे दिया, इसी तरह मैंने फाइनल को I2 का नाम दे दिया। हम क्या कह रहे हैं फिर वो कि अपनी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखिए, ठीक है। उसके बाद आपने बतानी है चेंज कितनी आ रही है, कहाँ पे, करंट में कितनी चेंज आ रही है। वो कह रहा है व्हाट चेंज विल अकर इन करंट थ्रू इट। अगर ये सारा प्रोसीजर होगा, 1/4 भी है, इनिशियल और फाइनल की बात हो रही है, ये सारा प्रोसेस करके फाइनल में वो कह रहा है आपकी करंट में कितनी चेंज आएगी वो आपने बतानी है। तो वो हम निकालेंगे कैसे, इनको यूज करते हुए। और ये हमारा रिलेशन है फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। आई V इज इक्वल टू आई आर, आई हम निकाल लिया V ओवर आर। अब मैंने ये सारे इनको भी नाम दे दिया, फाइनल और इनिशियल का। आपने ये क्वेश्चन में इन्होंने कह दिया है कि जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1/4 किसके है, टू द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, और वो हमने लिख लिया। इसको अब ये जो लाइन है इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है कि V2 आपकी क्या है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 1/4 ऑफ इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गई इतनी बात। एक बात मैंने आपको और बतानी थी कि आप ये सोच रहे होंगे कि एक एग्जांपल में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डोनेट किया था V से, एंड सेम इसी फॉर्मूला में हमने पुट किया। अभी आपने सेकंड क्वेश्चन में जो है वोल्टेज लिया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को मैं आपको बता देती हूँ। ये इंटरचेंजेबल है, हम इनको यूज करते हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान में जब बात हो रही होती है तो वहां पे या कोई सर्किट है या कोई है यहाँ पे, सपोज करें कोई होज है, उसके 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे सर्किट की बात कर रहा है वो तो 2 एंड्स हैं। तो जब 2 एंड्स 2 पॉइंट्स की बात हो रही होगी कहीं पे भी सर्किट में, या आप कोई प्रेशर मेजर कर रहे हो या वाटर प्रेशर मेजर कर रहे हो 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे। जब आप करंट भी मेजर करेंगे ना फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, करंट कहाँ फ्लो कर रहा होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यही आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, करंट का पढ़ते हैं ज्यादातर कि यहाँ से फ्लो कर रहा है वहां तक जा रहा है दूसरे एंड तक, और 2 एंड्स की हम बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमेशा क्या होगा, 2 पॉइंट्स में बात हो रही होगी और वहां से आप अपना जो भी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फाइन आप फाइंड कर रहे होगे कोई भी चीज। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आपकी क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू। पीछे हमने देखा वोल्टेज की स्पेसिफिक वैल्यू क्या दी हुई थी, 12 वोल्ट्स। तो वो स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो मेजर की हुई होती है वोल्ट्स में, हमने उसके साथ यूनिट लगाया था। और वोल्टेज क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर है ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। एक आप एग्जांपल ले लें कि एक कोई होज है, उसके 2 पॉइंट्स हैं, वहां से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वहां आ जाता है, क्योंकि 2 पॉइंट्स का आप प्रेशर मेजर करोगे। देन अगर वोल्टेज की बात की जाए तो फर्स्ट किया वो जो प्रेशर हमने मेजर किया है वो एग्जैक्ट हमारे पास क्या आया है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा वो 12 वोल्ट्स है। तो मान लिया कि हमारा जो प्रेशर है वो 12 वोल्ट्स आया, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि हमारी वोल्टेज क्या है, 12 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज में यही फर्क था। तो यहाँ पे 2 एंड्स की बात हो रही थी, वैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताना था, फिर रह गया। बट मैंने कहा अभी आपको थर्ड में इसका लाजमी बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज। देखिए इनिशियल करंट को अब मैंने क्या लिख लिया, I1 इज इक्वल्स टू V1 ओवर R, और फाइनल करंट को मैंने लिख लिया I2 इज इक्वल्स टू V2 ओवर R। इनिशियल को हमने पीछे नाम दे दिया था ना, इधर V1 है और फाइनल क्या है, V2 है। करंट को भी इसी तरह हमने कह दिया था। तो अब हमने फ्रॉम ओम्स लॉ हमने ये चीज लिख ली। अब आप देखें आपको V2 की वैल्यू क्या है पता है, अब आप वो क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इन दोनों को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ताकि आपको इजी हो जाए। इक्वेशन 2 में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास क्या निकलेगा, I2 इज इक्वल टू V2 की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 V1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, R आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, I2 इज इक्वल टू 1/4 V1 ओवर R। अब ये चीज देखें, V1 ओवर R क्या है आपके पास, यहाँ पे हमने लिखा है कि I1 है, तो आप इसको लिख सकते हो I2 इज इक्वल टू 1/4 I1। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी I2 इज इक्वल टू 1/4 I1, इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो फाइनल करंट है I2, ये क्या आ गया है, 1/4 आ गया है किसके, टू द इनिशियल करंट I1 के आ गया इक्वल। अब आप कह सकते हो कि जो उन्होंने पीछे लाइन आपसे क्वेश्चन में मांगी हुई थी, देयरफॉर द करंट थ्रू द कंपोनेंट विल डिक्रीज टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आपने यही बताना था कि आपके करंट में कितना चेंज आया है, तो वो हम निकाल कर आ चुके हैं। 1/4 I1, I1 आपका क्या है, इनिशियल है। ये मैंने यहाँ से रेज नहीं किया था ताकि आपको ये I2 I1 का कंफ्यूजन ना हो। तो आपने इसको माइंड में रखना है कि आप किसको इनिशियल का नाम दिया है और किसको फाइनल का नाम दिया है।
तो फिर एज इट इज इसकी पुटिंग करनी है। सिंपल, इसमें हमने वैल्यूज ही पुट की हैं और आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इसके हमने पहले 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं यूनिट नंबर 16 के। रिमेनिंग क्वेश्चंस 4, 5, 6 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।